तो चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आज इस चैप्टर का हमें रिवीजन करना है। ओके, तो यहाँ से 5 नंबर का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है जो कि 5 नंबर का होगा। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं। क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड डिपेंडेंसी, फैराडेस लॉ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, उसके बाद कोलरोस्क लॉ एंड एप्लीकेशन। ये सभी हमें देखना है। सेल एंड बैटरीज इस चैप्टर से रिड्यूस कर दी गई है, तो उन्हें हम नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद द इंटररिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंज दैट आर कॉज्ड बाय द पासेज ऑफ करंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां पर आपको रिलेशन देखने को मिलता है केमिकल चेंज और इलेक्ट्रिक और केमिकल चेंज के बीच में। ठीक है, सिंपल सी बात है, नाम में ही छुपा हुआ है। इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री। आया समझ में? काफी अच्छा चैप्टर है ये, और काफी इजी चैप्टर भी है, खासकर 2022 के लिए। चलिए, तो कुछ टर्म्स आपको पहले से पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद ऑक्सीजन का मतलब ये भी हो सकता है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन के अंदर आएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के अंदर आता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वो माना जाता है ऑक्सीडेशन के अंदर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो वो माना जाता है रिडक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पर देखो आप लोग, Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, तब जाके ये Cu में कन्वर्ट हुआ होगा। ओके, किसी के ऊपर 2+ चार्ज आना, इसका मतलब क्या है, इसके पास से किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए हैं। तो अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन फिर से दे दें तो ये Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में? मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखो, Mg ने क्या किया होगा, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, तब जाके Mg2+ बना होगा। और इलेक्ट्रॉन का लूज होना कहाँ पर माना जाता है, ये माना जाता है अपने ऑक्सीडेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई बात। ये तो आप सभी को पता होगा इतनी बातें तो। चलिए, अगला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? An electrochemical cell or galvanic cell is a device that can generate electrical energy from chemical reaction occurring in it. देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होते हैं ये एक प्रकार से क्या काम करते हैं, ये आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसकी हेल्प से? केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। मतलब ये जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन की मदद से। समझ रहे हो इस चीज को? मतलब कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन होगी और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। बताओ कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है डेनियल सेल। डेनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ही आते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। जिंक एंड कॉपर का ये होता है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रोड होगी जिंक एंड कॉपर की। चलो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको जूम कर लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले हमने 2 हाफ सेल ले रखे हैं। समझ रहे हो इस चीज को? मतलब 2 कंटेनर ले रखे हैं, इतना समझो आप लोग। एक ये कंटेनर है, ये वाला कंटेनर, एक ये कंटेनर। जो लेफ्ट में होता है उसको मानते हैं हम लोग एनोड, इसको मानते हैं कैथोड। एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो आप लोग, इसमें हम लोगों ने एक सॉल्यूशन ले रखा है, ये है ZnSO4 का, जिसकी हम लोग मेटल की जो इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है, जो रोड हम लोग लेने वाले हैं उसी का सॉल्यूशन हम लेने वाले हैं। जैसे यहाँ पर जिंक है तो जिंक का सॉल्यूशन ले लिया ZnSO4, ठीक है, उसी का सॉल्ट ले लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कॉपर मेटल है, तो कॉपर का आप लोग सॉल्ट ले लो, तो क्या आएगा, CuSO4। इतना आया समझ में? अब क्या होगा कहानी में, अब देखिएगा आप लोग। अब जो जिंक होता है, जिंक की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। ओके, अभी मैंने जितनी बात बताई आपको उतनी ध्यान देना है। अब जिंक पे क्या होगा, जिंक चाहता है हमसे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले। ओके, टेंडेंसी होती है लूज करने की, मेटल है। ओके, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जिंक जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और जिंक 2+ में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे
वो जाएंगे इस प्रकार से ऊपर। अब ये जो जिंक 2+ है, ओके, ये कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, मतलब कि धीरे धीरे करके यहाँ पर जिंक 2+ आने लगेगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ जाएंगे, एक जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जाने लगेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये एंड एक इलेक्ट्रॉन ये। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगेंगे, कैथोड की तरफ जाने लगेंगे। इस प्रकार से आपको क्या देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है एनोड से कैथोड की तरफ। और जब आप लोग इलेक्ट्रॉन को देखोगे, और आपने क्या कर रखा है, बीच में एक वोल्टमीटर फिट कर रखा है। ओके, बीच में क्या कर रखा है, वोल्टमीटर फिट कर रखा है। क्या बोल रहे हो आप लोग चैट बॉक्स में, सचिन बोल रहा है समझ में नहीं आया, थोड़ी देर रुको, आपको समझ में आ जाएगा कहानी में क्या है, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, तो अभी ये देखो आप लोग, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ जाना शुरू हुए, एनोड से कैथोड की तरफ जाना शुरू हुए। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब आपको इतना पता होगा, जिधर की साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, देखो यहाँ पर वोल्टमीटर भी इस तरह से एरो शो कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि करंट यहाँ से जनरेट हो रहा है। आपने क्या लगा रखा है, वोल्टमीटर लगा रखा है, चाहो तो गैल्वेनोमीटर लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो आपके हिसाब से, जहां से हम लोग पता कर सके कि यहाँ पर करंट सच में जनरेट हो रहा है। ओके, ठीक है, तो अपने को सिर्फ पता लगाना है कि करंट यहाँ पर सच में जनरेट हुआ है, क्योंकि यही तो हमारा काम है कि हम लोग पता लगाएं कि यहाँ पर सच में करंट बन रहा है। अब मैं एक बार और समझा रहा हूँ जिनको अभी तक समझ में नहीं आया चीजें। देखो हुआ क्या, हम चाहते हैं क्या है, सबसे पहले तो ये समझो, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं, किसकी हेल्प से, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। तो हमने क्या कर रखा है, हमने जिंक रोड ली है। अब जिंक को किसमें डिप किया है, जो जिंक रोड है उसको हमने किसके अंदर डिप कर रखा है, किसके अंदर डुबा रखा है। तो हमने जो ZnSO4 होता है, ठीक है, जो सॉल्ट होता है ZnSO4, उसी मेटल का सोल्ट बना दो, उसके अंदर आपने डिप कर रखा है। इधर क्या है, इधर हमारे पास कॉपर है, कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है उसको हमने किसमें डिप कर रखा है, CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप कर रखा है। इतना आया समझ में आपको। ठीक है, अब हुआ क्या, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और जिंक 2+ में ये कन्वर्ट होने की कोशिश किया। ओके, अब आपको ये भी पता है जो सॉल्ट होते हैं वो आसानी से आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये ZnSO4 होगा वो किस में ब्रेक होगा, इसको आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये Zn2+ में ये ब्रेक होगा, और साथ में किस में ब्रेक होगा, ये Zn2+ में, और SO4 है तो SO4 2- में ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या मतलब है, ये ब्रेक हुआ ये तो हमको पता है, लेकिन इसने क्या काम किया आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये किस में ब्रेक होगा, ये भी सॉल्यूशन है और क्या, तो ये Cu2+ में ब्रेक होगा, Cu2+ में ब्रेक होगा, और SO4 2- में ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से ये ब्रेक हो जाएगा। अब समझो इस चीज को, अभी कहानी में क्या चल रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहे थे। ओके, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इन इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, अब इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा Cu2+। Cu2+ जो सॉल्यूशन में है वो खींचा चला आएगा किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ। ओके, इलेक्ट्रॉन की तरफ वो खींचा चला आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो Cu2+ होगा वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होने लगेगा। ठीक है, चिपकता रहेगा इससे, बिल्कुल इस तरह से। अब आया थोड़ा समझ में, अब आ रहा है फील क्या होने वाला है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Cu में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे करके। आया समझ में, तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, और जो Cu2+ है जो सॉल्यूशन के अंदर है वो यहाँ पर चिपक रहा है। ओके, तो धीरे धीरे जो आप इलेक्ट्रोड ये वाली देखोगे, ये पतली होती जाएगी और ये मोटी होती जाएगी। आया समझ में, लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें मान लो यहाँ पर क्या है, Zn2+ है। ओके है, अब यहाँ से Zn2+ और आ रहा है, तो इसकी वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा। आ रहा है समझ में, तो इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी सॉल्यूशन के अंदर। अब ये तो गलत हो गया यार कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है, और अगर ऐसे ही होता रहा तो ये पॉजिटिव चार्ज आना बंद हो जाएगा, मतलब Zn2+ आना बंद हो जाएगा। तो अब क्या करें, ऐसी कंडीशन में क्या करें, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करें। तब हमारे पास आइडिया आया कि हमें क्या चाहिए, इधर नेगेटिव चार्ज चाहिए। इधर भी वही कहानी है, अगर यहाँ से Cu2+ जाता रहेगा तो सॉल्यूशन के अंदर क्या बचेगा, SO4 2- बचेगा। तो इसको बचाने के लिए कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इधर नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो हमने ले लिया एक सॉल्ट ब्रिज, एक और सॉल्ट ले लिया हमने, मान लो ये वाला, ये क्या है, KCl है। आप लोग कुछ भी ले सकते हो, KCl ले लो, NaCl ले लो। ये क्या करेगा, ये ब्रेक होगा K+ एंड Cl- में। अब जो Cl- होगा वो इस साइड जाएगा, और जो K+ होगा वो इस साइड जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। नेगेटिव चार्ज मिलने के कारण यहाँ पर फिर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से Zn जो 2+ होगा वो फिर से टूट टूट कर यहाँ पर आने लगेगा सॉल्यूशन के अंदर।
ये होता है यहाँ पर, और इस तरह से हमारी कहानी आगे बढ़ती रहेगी। आया समझ में? इस तरह से हम लोग सोल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। सोल्ट ब्रिज क्या करता है? न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है, चार्ज को फ्लो होने देता है, इस रिएक्शन को रुकने नहीं देता है। सोल्ट ब्रिज का काम ये होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक अपना होता है फिनिश। बस इसको पढ़ के देख लेना। मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ, रिएक्शन में आपको क्या क्या लिखना है। ये तो आप लोग जो मैंने बातें बताई यहाँ पर थ्योरी में लिखी हुई है। अभी यहाँ पर देखो आप लोग, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं राइट साइड, कोई बड़ी बात नहीं है। लेफ्ट पे होता है, लेफ्ट पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये लॉस कर रहा था इलेक्ट्रॉन जिंक। ओके, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन, और ये एनोड होता है, और एनोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, लोन, LOAN लोन, इसको याद रखना आप लोग। लेफ्ट पे होता है ऑक्सीडेशन, और एनोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। ओके, तो ये हो गया अपना फिनिश। तो आप लोग इसको लिख सकते हो अपनी भाषा में। क्या क्या हुआ यहाँ पर? जो कैथोड देख लो पहले, कैथोड ये वाली थी, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन गेन किया Cu2 प्लस ने, और Cu में कन्वर्ट हो गया। ओके, उसके अलावा आप लोग एनोड की रिएक्शन भी लिख सकते हो। एनोड पे क्या हुआ भैया? एनोड में क्या हुआ? एनोड में क्या हुआ? Zn जो था, जिंक जो था, उसने दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया और Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। बताओ कौन सी बड़ी बात है इसमें? इस तरह से आप लोग रिएक्शन लिख सकते हो। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ओके, इतना ही है, और बहुत सिंपल है ये, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग एक दो बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखो, तो ये लिख दो, और क्या। जिंक जो हो रहा है वो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और जो Cu2 प्लस है वो Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ऐसा लिख दोगे, और बीच में ये लगा देना, ये दो डंडे खींच देना। ये दो डंडे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये बता रहे हैं कि सोल्ट ब्रिज आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर सोल्ट ब्रिज भी है। तो इस प्रकार से दो डंडे खींच देना। ओके, दो पूर्ण विराम लगा देना। इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट सेल रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना फिनिश। देखो एक बार में अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है चैप्टर, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, लेकिन अगर आप लोग खुद से पढ़ के देखोगे एक बार और, मैंने समझा रखा है, एक बार और खुद से पढ़ के देख लेना, ये गारंटी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं? द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल्स एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चलो तो देखो यहाँ पर वो एग्जांपल लेते हैं। ये मान लो कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन है, मान लो हमारे पास जिंक की मेटल है, मतलब रोड है जिंक की। ओके, इसको पूरा बना लेते हैं अच्छी तरह से व्यवस्थित। ओके, और यहाँ पर है ZnSO4 का सॉल्यूशन, ZnSO4 का सॉल्यूशन। ओके, तो ZnSO4 का सॉल्यूशन है, मतलब ये आयंस में किस तरह से ब्रेक होगा? Zn2 प्लस में तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो जो जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है किस किस के बीच में? इस मेटल के बीच में और इस आयन के बीच में, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब पढ़ के देखो वापस डेफिनेशन। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल, ये रही अपनी मेटल, मेटल एंड इट्स आयन। इट्स आयन मतलब कि ये वाला आयन Zn2 प्लस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो आपने देखा ये एग्जांपल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। व्हेन एन एटम ऑफ रोड लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव आयन, द पोटेंशियल इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, तो जो आपको एग्जांपल दिख रहा है ये किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। इलेक्ट्रॉन ने लॉस, जो भी अपनी मेटल है उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, लॉस हुआ है वहां पर। ओके, उसी प्रकार से रिडक्शन होगा अपना। रिडक्शन में क्या होगा? व्हेन द आयन प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन, आयन कहां पर प्रेजेंट होते हैं? सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। ओके, तो वो अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो उस समय जो मेटल के बीच में, मेटल और आयन के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। कोई बड़ी बात है यहाँ पर? कुछ नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, तो कुछ और बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे आपको ये बातें तो पता होगी, ठीक है, सभी को थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा है ये। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी हमने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड। देखो कभी भी केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या है? जैसे आपके आगे अगर स्टैंडर्ड लगा दे तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप नहा धो के बैठे हो क्लास में, उसके अलावा और आपने व्यवस्थित कपड़े पहन रखे हैं, और क्या बोल सकते हो, मतलब आप व्यवस्थित तैयार हो रखे हो। लेकिन यहाँ पर क्या है इसका मतलब स्टैंडर्ड का? स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में,
इसने कंसंट्रेशन बिल्कुल मेंटेन कर रखी है, ठीक है। 1 मोल/लीटर, जिसको हम वन मोलार बोल सकते हैं, मोलार बोल सकते हैं, 1 मोलारिटी, 1 m बोल सकते हैं, ये इसकी कंसंट्रेशन होगी। जो प्रेशर होगा वो 1 atm बार का होगा, ठीक है। प्रेशर भी बिल्कुल व्यवस्थित मेंटेन कर रखा उसने। टेम्परेचर क्या मानते हैं जनरली अपन, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस प्रकार से जो कंडीशन आपको दिख रही है, यही क्या है अपनी, यही स्टैंडर्ड कंडीशन है और क्या। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जो स्टैंडर्ड कंडीशन में मापा गया है, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बताओ कौन सी नई बात है इसमें, स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दो, बात खत्म और क्या। ये तीनों बात ध्यान रखना। कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलार होनी चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। ये बात होगी। चल, उसके बाद आगे देखो, मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। चलो यहीं पर देख ही लो। तो अभी हमने दो प्रकार के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब दो प्रकार के पोटेंशियल डिफरेंस देखे। एक था अपना ऑक्सीडेशन, एक था अपना रिडक्शन, ठीक है। तो आईयूपीएससी ने क्या कर रखा है, आईयूपीएससी ने जो मान रखा है, वो रिडक्शन पोटेंशियल को ही, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वही मान रखा है अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझो इस बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से। हमारे पास दो प्रकार के पोटेंशियल डिफरेंस है, एक अपना ऑक्सीडेशन, एक अपना रिडक्शन। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है, वो जस्ट माइनस लगा दो उसके आगे। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल पता है, अगर आपको किसी भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल पता है, तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पता होगा। कैसे, क्योंकि ये इक्वल ही होते हैं, बस नेगेटिव साइन लगा दो इसके आगे। ओके, अगर आप लोग इसी को नेगेटिव कर देते हो, तो ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाता है। बताओ कितना सिंपल है ये। तो अब अपने को दो चीजें याद रखने की कोई जरूरत नहीं, अगर अपने को एक पता है तो दूसरा ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो जो आईयूपीएससी है उसने इसको ही स्टैंडर्ड बोल रखा है कि आप सिर्फ इसके बारे में स्टडी करो, इसके बारे में स्टडी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिव तो लगाना है आपको इसके आगे। तो आप लोग बस इतना पढ़ लो, इतना कर लोगे तभी आपका कल्याण हो जाएगा। ओके, तो आपको सिर्फ इसके बारे में स्टडी करनी है आगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है, यहाँ पर देख ले, पढ़ ले थोड़ा सा। यहाँ पर आईयूपीएससी ने रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना है। अब सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की ही स्टडी करना है। ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल ही होता है, बस नेगेटिव साइन आपको आगे जोड़ना होता है। चलिए, तो आगे देखते हैं। यहां पर आ जाओ। अगर हमें पूरा सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये वैसे तो मैंने आपको पूरा समझाया था, लेकिन आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, फिर अपना ये टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। अगर आपको पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो क्या करोगे, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। उसी प्रकार से अगर आपको स्टैंडर्ड निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी मैंने आपको समझाया, बस आपको स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करनी होती है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टैंडर्ड को, बहुत सिंपल है स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करना। इसके ऊपर नोट लगा दो, नोट मतलब कि जीरो, मतलब ये सर्कल होता है ना छोटा सा, इसके ऊपर सर्कल लगा दो, तो ये आपका बन जाएगा स्टैंडर्ड। ओके, तो वो भी सिंपल है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पूरा सेल का निकालना है तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैथोड का निकाल लो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का निकाल लो, बस ये आपका हो जाएगा पूरे सेल का। तो ये भी सिंपल है, कैथोड में से एनोड को माइनस कर दो। ओके, तो ये आपका आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, तो अभी आपने जो चीजें पढ़ी, वैसे तो ये आने की नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इनसे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ये आपने जो पढ़ा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलो, तो थोड़ी देर आप लोगों में से कोई एक समझा दो, क्योंकि सिंपल सा टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप लोग बता सकते हो। चलो, मनीष क्लास में नहीं है, उसके अलावा शुभम, आप बता सकते हो क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यस सर, हाँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो है सर कि जिसको जीरो माना गया है, वेरी गुड। पोटेंशियल इसका जीरो माना गया है। हाँ, अगर हमको इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, किस टाइप से इसको सेटअप कर सकते हैं। इसको सर उसमें थोड़ा डायग्राम आपको कंफ्यूजन समझाना है है, सर। डायग्राम कैसे बना सकते हैं इसका, क्योंकि ये 5 नंबर में आता है एग्जाम यस में। सर। क्या क्या ले सर रखा है हमने तो प्लेटिनम आप। रॉड लेना है, ओके। उसमें से हाइड्रोजन गैस को
1 बार के प्रेशर से पास कराना है। ओके, चलो और यहाँ पर। सॉल्यूशन जो रहेगा वो 1 मोलर कंसंट्रेशन का रहेगा। ओके, चलिए। फिर उसमें से वहां से हाइड्रोजन के बबल्स निकलेंगे। बिल्कुल, ये निकल गए बबल। यस सर, ये ऐसे ही बनता है। चलिए ठीक है, आपने अच्छा समझाया, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो, अगर हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, पहले तो ये समझो। इसको एस एच ई बोलते हैं, एस एच ई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर एक वर्ड आया स्टार्टिंग में, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड से हम क्या समझते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर, प्रेशर कितना होगा 1 एटीएम का, उसके बाद अपना जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, 1 मोलार का होगा। ये बात आपको अच्छे से पता चल गई है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो बस हाइड्रोजन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं शामिल होने वाला है। इलेक्ट्रोड से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कुछ वायर वगैरह या फिर कुछ रोड वगैरह हम लेने वाले हैं। तो बस सिंपल सी बात है, इतनी अगर आपको समझ में आ गया है तो आपने आधा काम तो कर दिया यहीं पर, इतना समझने के बाद ही। और ये डायग्राम भी बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो, सबसे पहले हमको क्या लेना है, आपका फेवरेट कंटेनर ले लेंगे। ये ले लिया कंटेनर, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें कंटेनर से डील करनी है। ओके, तो ये ले लिया कंटेनर। ओके, ये कंटेनर ले लिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या सॉल्यूशन डालेंगे, ये भी देख लो आप लोग। यहाँ पर डालेंगे HCl का सॉल्यूशन। अब HCl का ही क्यों डाला, क्योंकि HCl के पास है हाइड्रोजन, और हम बात किसकी कर रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ओके, तो यहाँ पर HCl हम लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम यहाँ पर लेते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे ब्रेक होगा, ये बच्चे वाला सवाल आपसे पूछ लिया मैंने। तो HCl H प्लस एंड Cl माइनस में ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब कहानी यहाँ से चालू होती है। हमने सॉल्यूशन ले रखा है HCl का, 1 मोलार सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोलार कंसंट्रेशन उसकी मेंटेन करनी है। ये बात बाय डिफॉल्ट आपको नोन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बात है, मतलब 1 मोलार के सॉल्यूशन पे हम लोग लेने वाले हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको लेना है एक एक टाइप से ग्लास जैकेट, उसको बोलते हैं ग्लास जैकेट। ग्लास की एक जैकेट लेनी है आपको, उसको आप लोगों को फिट कर देना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, एक और ग्लास जैकेट लेनी है। ठीक है, एक होती है आउटर ग्लास जैकेट, एक होती है इनर ग्लास जैकेट। तो अंदर के साइड आपको ग्लास जैकेट लेनी है, उसको आप लोगों को फिट कर देना है। ये रखा, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से आपको फिट करना है। उसके बाद जो अंदर वाली ग्लास जैकेट है, उसके अंदर एक वायर लेके आना अपने घर से। उस अपने घर से जो वायर आप लाओगे, उसको यहाँ पर फिट कर देना है कुछ इस प्रकार से। ओके, कहाँ पर किया हमने, अंदर की साइड। उसको प्रोटेक्ट करके रखना है बाहर के साइड से। बाहर की साइड से कुछ भी हम डालेंगे तो उसका प्रभाव अंदर वाले वायर के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ये काम होता है इनर ग्लास जैकेट का, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है कि हमारा जो वायर है उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन बाहरी ग्लास जैकेट से नहीं होनी चाहिए। आया समझ में। इसको आप थोड़ा जूम करते हैं कि अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखो, तो अब क्या करेंगे, ये बाहर वाला ग्लास जैकेट जो है, वहां से हम पास करेंगे हाइड्रोजन गैस। क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। कितने प्रेशर पर, 1 एटीएम बार के प्रेशर पे हम पास करेंगे। ओके, तो पास करेंगे तो इसके साथ तो रिएक्शन करेगी नहीं है, अंदर जाएगी, इस प्रकार से जाएगी जाएगी जाएगी। मान लो सॉल्यूशन के अंदर भी चली गई चली गई चली गई, इस प्रकार से जाती जाएगी। अब इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा ऊपर करना है इसको। जाएगी गैस। ओके, किस प्रकार से जाएगी, कुछ इस प्रकार से जाएगी। और अब यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, अब यहाँ पर समझो, जो हमने वायर ले रखा था प्लेटिनम का, उससे हमने क्या लटका दिया है यहाँ पर, हमने यहाँ पर लटका दिया है अपना फॉइल। फॉइल मतलब कि छन्नी। कौन सी छन्नी, प्लेटिनम की फॉइल। प्लेटिनम की फॉइल मतलब प्लेटिनम की छन्नी यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से अटैच कर दी है। ओके, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अटैच कर दी है। आया समझ में। अब यहाँ पर जब गैस यहाँ से आ रही थी, उसने किसके साथ रिएक्शन करेगी, प्लेटिनम की छन्नी के साथ। लेकिन प्लेटिनम की छन्नी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। समझो इस चीज को, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये आपकी प्लेटिनम की छन्नी है। ओके, अब जो सॉल्यूशन है हमारे पास किसका है, HCl का, तो यहाँ पर H प्लस होगा। और जो हमारा गैस है वो कौन सी, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। तो यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इस छन्नी के ऊपर, इस फॉइल के ऊपर क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। लेकिन क्या पूरी हो जाएगी, क्या नहीं होगी, पूरी गैस यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होगी। वो क्या करेगी, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और बाहर निकलेगी तो क्या बनाएगी, बुलबुले बनाएगी। ठीक है, बबल्स बनाएगी, और गैस आधी बाहर निकल जाएगी। कुछ गैस ऐसी होगी जो प्लेटिनम की फॉइल के ऊपर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी। आया समझ में। और यहाँ पर जो H प्लस है वो भी इसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। H प्लस जो होगा यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर, वो भी यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, और ये दोनों मिलाकर एक इक्विलिब्रियम स्टेट बना लेंगे। अब ये बात समझो क्या बताना चाह रहा हूँ।
ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपकी प्लेटिनम की छन्नी। ओके, ये रही है आपकी प्लेटिनम की छन्नी। उसके बाद H2 गैस थी हमारी। H2 गैस कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है, आपको भी पता है ये बात, 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकता है। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2H+ में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ से भी मिल गए, कितनी अच्छी बात है बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से मिल गए। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, यहाँ से आएगा शक्तिमान अपना H+। H+ किसके अंदर है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कि हम करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन, लेकिन ये तो अकेला है। तो ये इसका दोस्त जे और इसका साथ वीरू, तो दोनों जे वीरू आएंगे, दोनों एक जैसे रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर लेंगे। कि हम कर लेंगे गेन, आप टेंशन मत लो, हम इस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। और ये जो हाइड्रोजन गैस आपको दिख रही है, ये क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, ये देखो बुलबुले के साथ। आया समझ में? तो इस प्रकार से ये रिएक्शन भी फिनिश होती है, बस इतना सा था यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, हाइड्रोजन गैस को पास किया, हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की फॉइल पे आई, वहां पर किसके साथ इक्विलिब्रियम बनाया उसने, H+ के साथ। और H+ के साथ उसने इक्विलिब्रियम में क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाई। और हाइड्रोजन गैस जो थी वो कहाँ गई, वो बाहर निकल गई, ठीक है, बबल्स के फॉर्म में। इस प्रकार से ये रिएक्शन जो थी हमारी कंप्लीट हो गई। आया समझ में? चलो, तो अब इसको लिखते हैं। ये देखो यहाँ पर, तो एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, अरे एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और क्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। तो जो H2 था, H2 गैस जो आई थी हमारे पास, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किए और H+ में कन्वर्ट हो गया। ओके, उसके बाद कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है और क्या। तो जो H+ था वो 2H+ लेके आएगा, एक H+ के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। 2H+ आए, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किए और H2 गैस में कन्वर्ट हो गए। ओके, तो बस ये होगी अपनी रिएक्शन कंप्लीट। एनोड की भी बता दी आपने, कैथोड की भी बता दी, बस इतना ही आपको लिखना है, इतने में खत्म। अब एक बात आप लोग ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो शुभम ने सबसे पहले आपको बताई थी, कि जो हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माना गया है। कितना माना गया है, 0 माना गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको आप लोग रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, समझो यहाँ पर मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। चलो यहाँ पर देखो, आप थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को। पहले काम करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको इमेज को देखते हैं। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमने भी बनाया, इज असाइंड एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट। द SHE is used as a reference to measure the electrode potential of other half cell। इसकी मदद से आप लोग किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो। समझो इस चीज को। यहाँ पर देखिए, आप लोग थोड़ा दिख रहा होगा आपको, मैं तो इसको ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से फील आए इसका। ये देखिए यहाँ पर, ये व्हाइट के साथ व्हाइट ही हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा आपको दिख रहा होगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ही। ओके, ये कुछ इस प्रकार से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने 0 मान रखा है। कितना मान रखा है, 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग ले सकते हो, जिसका भी आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, उसको इधर कस दो, अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE को इधर कस दो। ओके, और अब आप क्या करोगे, अब इसमें से आप लोग रिएक्शन को मेजर करोगे, किसकी हेल्प से, वोल्टीमीटर की हेल्प से। ओके, अब मीटर ले लो, वोल्टीमीटर ले लो, गैल्वेनोमीटर ले लो, जो भी आपको मेजर करना है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। ओके, तो अब जो रीडिंग आएगी यहाँ पर, अब जो रीडिंग यहाँ पर आएगी वो किसकी होगी बताओ, जो आपने अलग से ले रखी है हाफ सेल, जो आपने अलग से हाफ सेल ले रखी है उसकी रीडिंग आएगी, क्योंकि इसकी तो हम लोगों ने 0 मान रखी है। मान लो यहाँ पर रीडिंग आई अपनी 2.0 वोल्ट, तो ये किसकी होगी, ये इसी की होगी पूरी, क्योंकि इसकी तो हम लोगों ने 0 मान रखी है ना, इसकी तो हमने 0 मान रखी है। ओके, तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2.0 वोल्ट ही तो आएगा। और यही हमने पढ़ा था कि कैथोड माइनस एनोड। ओके, तो इस प्रकार से ये भी अपना टॉपिक फिनिश होता है। ध्यान रखना, जो SHE होता है उसका जो अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापते हैं वो कितना आता है, 0 आता है। उसको 0 मान रखा है क्योंकि इसको हम लोग रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। ओके, चलिए, तो अगला टॉपिक है नस्ट इक्वेशन। अगला टॉपिक है अपना नस्ट इक्वेशन, इसको देखते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा याद करने का ज्यादा है, समझने का थोड़ा कम है इसमें। ओके, याद ही रखना पड़ेगा। ये इक्वेशन है, नाम में आपको समझ में आ रहा होगा, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इक्वेशन आने वाली है, और इक्वेशन को हम क्या करते हैं, याद ही रखते हैं। ओके, लेकिन फिर भी मैं कोशिश बहुत हद तक करूंगा कि आपको समझा सकूं, और आपको भी यही कोशिश करना है कि आप इसको समझो,
एट दी एंड आपको कुछ ना कुछ तो याद रखना पड़ेगा यहाँ से। चलिए, तो व्हाट इज नस्ट इक्वेशन, पहले क्वेश्चन ये आता है कि क्या होती है नस्ट इक्वेशन और क्या इसकी जरूरत पड़ी हमें, इसको देखते हैं। द नस्ट इक्वेशन, इसको जूम कर लेते हैं ना, आपको दिख नहीं रहा होगा। The Nernst equation gives a relation between the cell potential of an electrochemical cell, the standard cell potential and temperature. तो ये आपको मिला जुला कर एक रिलेशन देता है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच में, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बीच में, टेम्परेचर के बीच में। यहाँ पर आपको एक रिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इक्वेशन है तो कहीं ना कहीं रिलेशन भी आपको देखने को मिलेगा। आया समझ में? तो ये आपको कुछ रिलेशन देने वाला है, समझो इस चीज को। मान लो हमारे पास कुछ इस प्रकार की एक रिएक्शन दे रखी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एम है, एम नाम की एक मेटल है, ठीक है, और एम एन प्लस जो है उसका आयन है। ठीक है, एम एन प्लस जो है वो आयन है, उसने एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, एम में कन्वर्ट हो गया, मेटल में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है आपको? जैसे जिंक था, हमने देखा था जिंक 2+ था, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक सॉलिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात है यहाँ पर। ओके, तो इसको हिसाब से हम लोग इसकी नस्ट इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो नस्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल, जिसका भी आपको निकालना है उसका, उसको आप लोग क्या करोगे, ये अपनी हाफ सेल है एक तरह से, जिस जो भी हाफ सेल है आपकी, वहां पर आप लोग उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे। स्टैंडर्ड नहीं बोलना चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलना चाहिए। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका निकालने की कोशिश करोगे। उससे पहले आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है, उसमें से आपको माइनस करना है आर टी बाई एन एफ। यहाँ पर आर क्या है, टी क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, इसको देखेंगे। उसके बाद आपको लेना है नेचुरल लॉग। ठीक है, एल एन मतलब नेचुरल लॉग, इसको लिख लो ऐसा कुछ, एलओजी लॉग। आपको लॉग लिखना है, उसके अंदर 1/mn प्लस लिखना है। ठीक है, अब जिनकी सर के ऊपर से ये बात जा रही है उनको मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट करना, आपको समझ में आ जाएगा। इतनी भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा सा वेट करना आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन लिखी जाती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, वो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये आर क्या है, टी क्या है, एन क्या है, एफ क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये चीजें क्या लिखी हुई है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये है आपका, जिस भी हाफ सेल का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको लिखो, क्योंकि हमें यही तो काम है। नस्ट इक्वेशन आपको यही तो जानकारी देती है कि किस प्रकार से आप लोग किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो किसी भी हाफ सेल का। ओके, तो आपको ई नोट निकालना है। ई नोट क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। अब आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाल लो। ई नोट लगा दिया हमने, ये नोट है यहाँ पर। ओके, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपने निकाल लिया। अब आपको ये निकालना है, तो आप लोग क्या करोगे, माइनस लगाओगे, आर टी बाई एन एफ लिखोगे। आर यहाँ पर क्या है, ये सभी लगभग कॉन्स्टेंट ही है, ये सभी क्या है, लगभग कॉन्स्टेंट ही है। क्या बोल रहे हो देवांश आप? सर ये यूट्यूब पर भी अपलोड होगा। हाँ, ये यूट्यूब पर भी अपलोड होने वाला है। ओके, तो आर टी बाई एन एफ, आर क्या है यहाँ पर, आर भी एक कांस्टेंट है, एफ भी यहाँ पर कांस्टेंट है, टी भी एक कांस्टेंट है। टी अपना टेम्परेचर है, जिसको 298 केल्विन हम लेते हैं बाय डिफॉल्ट, ये अपना रूम टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पर एफ क्या है, एफ यहाँ पे फराडे कांस्टेंट है। ओके, ये भी क्या है, फराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 296,500। ठीक है, लगभग 500 ही मानते हैं इसको। जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जब 500 ही लिखते हैं, 96,500 इसको लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट क्या है, रेडबर्ग, सॉरी रेडबर्ग बोल रहा हूं मैं, गैस कांस्टेंट। आर यहाँ पर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। ओके, ये सभी कांस्टेंट होते हैं। क्या हमें इनकी वैल्यू याद रखनी है? तो ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो वैल्यू याद रख सकते हो, क्योंकि ये आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनके बारे में पढ़ा होगा। ओके, खासकर आपने गैस कांस्टेंट के बारे में तो पढ़ा होगा। फराडेस कांस्टेंट आपके लिए नया है, बाकी गैस कांस्टेंट आर आप लोग कभी ना कभी पढ़े होंगे, खासकर क्लास 11th में आप लोग पढ़ते हो इसके बारे में। ओके, गैस कांस्टेंट होता है ये 8.314 जूल इनवर्स मोल इनवर्स, ये होता है अपना जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये होता है अपनी इसकी यूनिट। ओके, आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, अगर याद नहीं होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा। तो ये लगभग सारी चीजें क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन यहाँ पर जो एन है ये कांस्टेंट नहीं है। एन क्या है यहाँ पर, एन है अपना इलेक्ट्रॉन कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हुए हैं। ये देखो यहाँ पर, ये जो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है जो शेयर हुए, जैसे हमने जिंक का एग्जांपल लिया था, जिंक जो 2+ था। ओके, किसने कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 2 आएगी। तो ये 2 जो है वो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो ये तीनों जो चीजें हैं वो तो कांस्टेंट है। तो एक काम करते हैं,
इन कांस्टेंट चीजों की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। ओके, तो अगर हम लोग इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आता है वो आप लोग देखेंगे। ये आता है हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन। इनकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये आएगा 0.059, 0.059। और आपको ये सब कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ ये याद करना है आपको। ऊपर जो लिखा है वो आप चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोगों को याद रखना होता है। ओके, log 1/mn प्लस की कंसंट्रेशन ऑफ डेट आयन, जिसको भी आप लोग निकालना चाह रहे हो, जिस मेटल के आयन की कंसंट्रेशन आप निकालना चाह रहे हो, उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपका बनता है। जिन लोगों को ऐसा लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है, वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी है। ओके, अगर आप लोग उसका पूरा डेरिवेशन देखने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये तो बहुत ईजी कर रखा है हमारे लिए। तो एक दो बार बस इसको पढ़ना, आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की एक बार और। ठीक है, हाफ सेल का आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे, उससे पहले मतलब ये तो आपको निकालना है इसकी हेल्प से, लेकिन आपको ये बाय डिफॉल्ट नॉन होना चाहिए। ई नोट आपको पता होना चाहिए। ई नोट क्या होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये आप लोग निकाल लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 0.059 लिखना है, नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है वो लिखना है, और लॉग के अंदर क्या लिखना है, 1/mn प्लस। इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से, जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो mn प्लस क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अरे ये जो ब्रैकेट होते हैं वो किसको बताते हैं, ये ऐसे ब्रैकेट हम देखते हैं ना, ये ब्रैकेट हमें किसके बारे में बताते हैं, कंसंट्रेशन के बारे में बताते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये होगा। चलिए, सुमित बोल रहा है सर 5 नंबर में इतना लिखना है क्या, तो आप लोग 5 नंबर में कैसे लिखोगे मैं आपको बता दूं। ये सारी चीजें लिख देना, डेफिनेशन जो है उसकी। उसके बाद ये जो चीजें हैं वो लिख देना आप लोग, जो मैंने अभी आपको बताई है। एक दो बार आप लोग पढ़ोगे इनको तब और अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ। ओके, चलो एक चीज हमारी जो छूट रही थी उसको भी देख लो आप लोग। ये जो नेचुरल लॉग है इसको भी आपको कन्वर्ट करना होता है, इसको भी आपको log 10 में कन्वर्ट करना होता है, log बेस 10 में आपको कन्वर्ट करना होता है। तो ये भी आपको मैं बता रखा हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको नेचुरल लॉग से log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद आर टी और एफ जो है उनकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। क्या आप लोग मल्टीप्लाई करके देखोगे, नहीं, आप लोगों को डायरेक्ट याद रख लेना है 0.059। ओके, दो चार बार इसको याद कर लेना, समझ में आ जाएगा। 0.059, 0.059, इस प्रकार से याद करना तोते की तरह, तो हो जाएगा याद। चलो, तो आगे आपसे एक और बात पूछी जाती है कि आप लोग क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन पे निकाल सकते हो क्या नस्ट इक्वेशन, तो आप क्या बोलोगे, जी हाँ हम निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। मान लो हमारे पास पूरे सेल की रिएक्शन कुछ इस प्रकार से दे रखी है, जो जिंक होगा वो जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पूछी जा रही है, तो कैसे निकालेंगे इसको देखिएगा। ओके, आप लोगों को मैं एक तरीका बता चुका हूँ, अगर आप लोग करना चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। ये वाला हमने देखा था, ये जो तरीका देखा था, इससे भी आप लोग करके देख सकते हो। ठीक है, आप लोग कैथोड की निकाल लो और एनोड की निकाल लो। अरे कुछ नहीं करना है, जो भी आपने नेक्स्ट इक्वेशन देखी ना उसमें ही आपको वैल्यू रखनी है, और क्या, और कुछ नहीं करना है इसमें। कैथोड माइनस एनोड निकालना और पूरे सेल की निकल जाएगी। ओके, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन इससे भी मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको, उससे भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप पहले लॉन्ग कट देख लो कि लॉन्ग कट में आपको कितना घूमना पड़ेगा। ये आपका लॉन्ग कट है, इतना करना पड़ेगा। ओके, 1 मिनट का समय है, आप सभी को रिज्वाइन करनी है। आज ये चैप्टर अपन पूरी तरह से फिनिश कर देंगे, सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले। ओके, तो 1 मिनट का समय, कभी भी क्लास एंड हो सकती है। एक काम करते हैं, 1 मिनट के बाद इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अगर क्लास एंड हो जाए तो आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा, और सभी को रिज्वाइन करना है। ओके, आगे आने वाले टॉपिक जो है बहुत ईजी है, बस ये नस्ट इक्वेशन ही है जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके बाद तो सब कुछ ईजी है। और नस्ट इक्वेशन भी आपने आधी से ज्यादा तो कर ली है। ओके, तो रिज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमें निकालना है पूरे सेल के रिएक्शन। तो हम लोगों ने पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हमें पूरी सेल की रिएक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। हमको क्या करना है, हमको ई ऑफ सेल मतलब कैथोड, ये सी मतलब कैथोड, और इसमें से माइनस कर देना एनोड को। ओके, तो अभी हमने हाफ सेल की निकाली थी। ओके, हाफ सेल की निकाली थी, उसमें से इसको माइनस कर देना, कैथोड में से एनोड को माइनस कर देना। जो चीजें कटेगी पिटेगी उनको काट देना, जो नहीं कटेगी उनको मत काटना। इसके हिसाब से आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर आपको करना चाहो तो कुछ इस प्रकार से करके देख सकते हो। देखो यहाँ पर
ये इस प्रकार से Cu2+, अरे यार दिख ही नहीं रहा होगा आप लोगों को, चलो मैं यहीं पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ही मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होगा अगर आप करना चाहो तो। यहाँ पर देखिए, देखो अगर आप लोग जिंक प्लस की निकालोगे तो जिंक 2+ जो था, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा था। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो हमने देखा था स्टार्टिंग में डेनियल सेल। ओके, वहां पर इस प्रकार से हो रहा था। एक और क्या था, जो कॉपर था, कॉपर जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2+ किस में कन्वर्ट हो रहा था, Cu में कन्वर्ट हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो आप लोग इसकी भी निकाल के देख सकते हो, इसकी भी निकाल के देख सकते हो। फिर क्या करोगे, कैथोड में से एनोड को माइनस कर दोगे, कैथोड में से एनोड को माइनस कर दोगे, ये आने वाला है आपका एक्सप्रेशन। ओके, लेकिन आपको एक तरीका बताता हूँ मैं आपको डायरेक्ट करने का। पूरा वैसा का वैसा लिखना है आपको, पूरा वैसा का वैसा लिखना है। देखो यहाँ पर ई ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल 0.0591 अपॉन में एन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। जो लोग था वो भी लगभग वैसे ही रहेगा। ऊपर लिखना है किसका, ऊपर आपको एनोड लिख देना है, मतलब कि जिंक का जो भी कंसंट्रेशन था आयन का वो लिख देना है आपको। नीचे लिखना है कॉपर का। बस इतना करना है आपको। बस यही एक्सप्रेशन आपका इक्विलिब्रियम के लिए बन जाएगा। मतलब पहले अगर आप पहले वाली रिएक्शन आपने याद रख ली है, इक्वेशन आपने याद रख ली, तो ये तो सिंपल है। Zn2+ ऊपर लिखो, कॉपर 2+ नीचे लिखो, इतने में आपका काम हो जाएगा। ओके, बस इतना आपको करना है पूरी रिएक्शन लिखने के लिए आपको। ठीक है, हाफ सेल अलग होते हैं, हाफ सेल मतलब कि ये दोनों सेल ऐसे और ऐसे वाले, और फुल सेल मतलब कि ये बन गया फुल सेल, दोनों को कनेक्ट कर दो तो ये बन गया आपका फुल सेल। ओके, कंप्लीट। तो ये हो गई अपनी बात। ओके, अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, एट इक्विलिब्रियम ई ऑफ सेल, जो ई ऑफ सेल होता है वो जीरो होता है। अगर इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो ई ऑफ सेल जो होता है वो होता है जीरो, तो इसको आप लोग जीरो रख देना, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ई ऑफ सेल जो होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर ये जीरो होता है, तो आप लोग क्या निकालोगे, ई नॉट ऑफ सेल निकाल के रखोगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका जीरो, इसको जीरो रखोगे। अब आप लोग क्या करोगे, इसको निकालने की कोशिश करोगे, तो ये माइनस वाला है तो इसको इधर भेज दो, इसको किधर भेज दो, इधर भेज दो। किस प्रकार से भेजोगे, ये यहाँ पर देखिए, ये जो है ये नेगेटिव है, इसको अगर आप लोग इस साइड भेजोगे तो ये किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये आपका लगभग फाइनल आंसर आ जाएगा। और एक और बात बताई जाती है कि जो Zn2+ होता है, ये जो आपको दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये लगभग कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इसका नाम दे दो के, और आप इसको इस प्रकार से लिख दो, और ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाता है। इतना आपको लिखना है, इसके बाद आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, बस यहाँ तक आपको लिखना है। ये आपका एक्सप्रेशन पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आपने फुल लाइफ के लिए निकाल लिया, मतलब कंप्लीट निकाल लिया आपने। ओके, तो बस ये जो Zn2+ जो दिख रहा है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+, इसका नाम दे दिया नया उन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या दिक्कत है, देने दो नाम, आप भी कैसे लिख दो, कैसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आया समझ में। बस इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो। ओके, अगर आप लोग पूरा करना चाहते हो तो ये करके देख सकते हो। उसके बाद रिलेशन बिटवीन ई एंड सेल एंड जी, ये तो आता नहीं है, इसको अपन देखेंगे नहीं। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये आता नहीं है एग्जाम में, तो आपको मैं नहीं करवा रहा हूँ। बाकी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होती है, तो आप लोग उसको हिसाब से लिख देना यहाँ पर। चलिए अगले टॉपिक पे देखते हैं अपन लोग। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको अपन सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्लाइड बनी हुई है वो इतनी क्लियर आपको नहीं दिखेगी, तो लास्ट में इसकी स्लाइड हमने बना रखी है, तो उसको अपन वहीं पर देख लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी। चलो आगे आ जाओ। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। अभी हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, जहां पर क्या हो रहा था, केमिकल रिएक्शन हो रही थी, उसकी मदद से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके मिल रही थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके दे रहा था वो केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे और हमें क्या मिलेगी, केमिकल रिएक्शन हमको मिलने वाली है। समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। वहां पर क्या हो रहा था गैल्वेनिक सेल में, वहां पर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी थी। ओके, केमिकल रिएक्शन हो रही थी, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी थी। लेकिन इस बार हम उसका उल्टा करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा केमिकल रिएक्शन, हमें मिलेगी केमिकल रिएक्शन। आया समझ में। चलो तो पढ़ के देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू फैसिलिटेट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, क्या मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का। देखो दो प्रकार की रिएक्शन हो सकती है, मतलब कि दो प्रकार से आप लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो ऑटोमेटिक हो जाए, जो होने की कोशिश करे। ठीक है, जो आपने देखा वो रिएक्शन ऑटोमेटिक हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ये ऑटोमेटिक नहीं होगी, इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। जब तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। वहां पर क्या हो रहा था,
वहां पर इलेक्ट्रिसिटी देने की कोई जरूरत नहीं थी, वो ऑटोमेटिक रिएक्शन हो रही थी और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो स्पॉन्टेनियस थी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बात आपको समझ में आई। एन इलेक्ट्रिकल सेल कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू फैसिलिटेट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स भी समझ गए होंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा साथ में। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा, वहां पर जो था लेफ्ट क्या था, लेफ्ट में जो हम ले रहे थे, लेफ्ट में एनोड, राइट में कैथोड। ओके, यहाँ पर था एनोड, यहाँ पर था हमारा कैथोड। तो जो एनोड था वहां पर नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव होगा। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, इसको आप और अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन अभी अपने पास इतना समय नहीं है कि अब इसको डीप में पढ़े। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। ओके, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। उसके बाद ऑक्सीडेशन तो सेम रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलो, तो इतना ही आपको यहाँ पर पढ़ना है। आगे आ जाओ। अब इनमें दोनों में डिफरेंस समझते हैं, दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि क्या डिफरेंस है। ओके, वैसे आप लोग भी बता सकते हो डिफरेंस। पहला तो डिफरेंस ये है, चलो इसको जूम कर लेते हैं। हम डिफरेंस किस किस में निकाल रहे हैं, गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में हम लोग डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने देखा था, जो हमने सॉल्ट ब्रिज लिया था जहां पर, ये क्या था अपना गैल्वेनिक सेल, ये अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक अपना ये सेल है। चलो, तो वहां पर क्या था, एनोड नेगेटिव था, यहाँ पर क्या है, एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद वहां पर कैथोड पॉजिटिव था, यहाँ पर कैथोड क्या होगा, नेगेटिव होगा। वहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। वहां पर क्या था, वहां पर हमने कोई भी अलग से सर्किट नहीं लगाया था। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें सर्किट अलग से लगाना पड़ेगा क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास कर रहे हैं। ये हो गया आपके चार डिफरेंस, इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो। ओके, तो इसको कर लीजिएगा, ये भी मैंने करवा दिया आप लोगों को। आगे देखते हैं। आगे है फराडेस लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फराडेस लो इस चैप्टर का। तो इसको देखते हैं। चलिए, फराडेस लो, फराडेस लो। तो फराडे के दो लो थे। देखो, फिजिक्स के जो फराडेस लो है वो अलग है, केमिस्ट्री के अलग है। ओके, तो दोनों को आप लोग एक जैसा मत समझिएगा। फराडे के फर्स्ट लो, फराडे के सेकंड लो, वहां पर भी सेम लगभग यही कहानी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना। फराडे का जो फर्स्ट लॉ था, फराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसलिए बोला जाता है इसको फराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फराडेस सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फराडे भाई साहब ने जो पहला नियम दिया था इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, उन्होंने क्या दे रखा था, इसको पढ़ो जरा। द मास डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द सर्किट। द मास डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द सर्किट। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका भाई साहब, इसको देखो यहाँ पर। मान लो आपने इस प्रकार से करंट पास किया यहाँ पर एक सर्किट लगा के। ओके, आप चाह रहे हो कि हमारे पास रिएक्शन मिले। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपने बनाया, वहां पर क्या चाह रहे हो आप लोग कि हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे और हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हमको चाहिए केमिकल रिएक्शन। तो आप लोगों ने सर्किट पास कर दिया। ये नियम है बहुत सिंपल, आप चाहो तो आप खुद भी दे सकते हो नियम, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रितेश रितेश फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रकार से आप लोग भी नियम दे सकते हो। सुमित फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है पता है, इसमें इसमें बताया ये जा रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और हमें जो रिएक्शन मिलेगी वो किसके किसके प्रोपोर्शनल रहेगी। द मास डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो मास डिपॉजिट होगा, किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो मास डिपॉजिट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, वो चार्ज के प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा आपको मास डिपॉजिटेड मिलेगा। बताओ क्या नई बात है इसमें, जितना आपने चार्ज दिया, जितना आपने चार्ज पास किया, उतना ज्यादा आपको मास डिपॉजिटेड मिलेगा किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर। आया समझ में, तो इतनी सी बात है यहाँ पर, जो हमने देखा था पहले भी। तो ये है आपका जो भी फराडेस का फर्स्ट लॉ है वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पढ़ लो एक बार और आप लोग। द मास डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड, ठीक है, या फिर गैस की बात करें तो गैस क्या होगी, लिबरेट होती है, लेकिन आप लोग इसी से समझो, मास से समझो। द मास डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द सर्किट। बताओ, इतनी सी बात है। तो मास को हम लोग वेट भी बोल सकते हैं, तो वेट किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, चार्ज के प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जेड। ये बात तो आप भी समझते हो, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक इक्वल टू का साइन आता है और साथ में आता है जेड, जो भी कांस्टेंट है वो आता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो जेड होगा। ओके, अब आप लोग ये भी जानते हो कि चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं, चार्ज को हम लिख सकते हैं क्यू आई टी, सॉरी, चार्ज को क्यू बोलते हैं, इसको हम किसके इक्वल मानते हैं, आई टी के इक्वल मानते हैं। अब आई टी क्या होता है, समझो इस चीज को। अरे आई क्या होता है, करंट। करंट क्या होता है, चार्ज
पर यूनिट टाइम। तो बस यहीं से निकाला आपने, और क्या। अरे चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है फिजिक्स में? फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर यही तो बताते हैं, जो चार्ज जो करंट होता है वो क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो इस टी को यहाँ पर ले आओ, और क्या, ये बन जाएगा आपका आई टी, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी बन जाएगा। ओके, तो बस यहाँ पर हम लोग आई टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, मतलब क्यू की वैल्यू आई टी पुट कर सकते हैं। तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक्सप्रेशन आने वाला है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी। ओके, जब डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी, कौन आई टी, जेड आई टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी। ओके, ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी। अब डब्ल्यू क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी। तो यहाँ पर जेड क्या है, मैं डब्ल्यू बोल रहा हूँ, जेड क्या है यहाँ पर, जेड है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। है तो ये कांस्टेंट ही, है तो ये कांस्टेंट ही, लेकिन इस कांस्टेंट की भी एक अपनी ही पहचान होती है, अपनी ही वैल्यू होती है। ओके, तो इस कांस्टेंट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो जेड होता है, इस जेड की वैल्यू क्या होती है, ई बाई एफ होता है। अब ई क्या होता है यहाँ पर, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हमने कहाँ पर पढ़ा था, याद करो थोड़ा सा, जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, वहां पर नॉर्मलिटी के अंदर इस प्रकार की टर्म आई थी, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास, इस प्रकार की टर्म हमने देखी थी। ओके, तो इक्विवेलेंट मास और साथ में एफ क्या है, फैराडेस कांस्टेंट, 96,500, 96,500 इसकी वैल्यू होती है। ये क्या होता है, फैराडेस का कांस्टेंट होता है। तो इनकी आप लोग रिलेशन निकाल सकते हो कि जो जेड होता है वो किसके इक्वल होता है, ई बाई एफ के इक्वल होता है। ओके, ई बाई एफ के इक्वल कौन होता है, अपना जेड होता है। चलिए, तो ये होगा आपका फराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी। चलो फराडे का सेकंड नियम देखते हैं। फराडे भाई साहब का सेकंड नियम देखते हैं, क्या बोलते हैं फराडे के सेकंड सेकंड लॉ। ठीक है, पहला तो सिंपल था, जितना आप लोग चार्ज पास करोगे उतना ही मास डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ भी सिंपल है। सेकंड लॉ में हमने नया काम क्या किया, हम लोगों ने दो कंटेनर ले रखे। ओके, दो कंटेनर ले रखे कि यहाँ पर कंटेनर, एक यहाँ पर कंटेनर, दो कंटेनर हमने यूज कर रखे। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, सेम चार्ज पास करेंगे, मतलब कि यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, आया समझ में, इतना कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों को भी कनेक्ट कर दो आपस में कुछ इस प्रकार से, ये कनेक्ट कर दिया। ओके, तो दो हमने पूरी तरह से कंटेनर यूज कर रखे हैं। ओके, ये लगभग पूरे हाफ सेल नहीं है, ये फुल सेल हो जाएंगे, ये भी फुल सेल और ये भी लगभग फुल सेल हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। तो इसको देखते हैं क्या बताया जाता है यहाँ पर। When same quantity of current passes through the solution of different electrolyte, okay, connected in the series, the mass deposited on the electrode is directly proportional to the equivalent weight। ये बात यहाँ पर बताई जाती है, मतलब कि अगर आप लोग सेम क्वांटिटी का चार्ज पास करते हो, सॉरी करंट पास करते हो, वेरी सॉरी, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन, अगर आप लोग डिफरेंट सॉल्यूशन में सेम क्वांटिटी का चार्ज पास करते हो, तो इस समय जो मास डिपॉजिट होगा वो इस समय चार्ज के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज क्या है, चार्ज यहाँ पर मतलब कि इसके इक्वल नहीं आएगा या इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, ये आएगा इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वहां पर चार्ज के प्रोपोर्शनल आया था, यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल आएगा, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने वाला है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, इक्विवेलेंट वेट बोल दो, इक्विवेलेंट मास बोल दो, एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। E क्या है यहाँ पर, इक्विवेलेंट वेट है। ओके, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर सेम क्वांटिटी ऑफ करंट आपको पास करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि करंट आप लोग अलग अलग पास करो, नहीं, सेम क्वांटिटी ऑफ करंट आपको पास करना है। ओके, चलो तो एक काम करते हैं, पहले वाले लॉ की थोड़ी सी हेल्प लेते हैं, उसके हिसाब से आगे का डेरिवेशन हम देखेंगे। देखो, आपको इतनी बात समझ में आई थी, पहले डेरिवेशन W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q था, फिर हमने इसकी जगह पर Z लिखा था, अब Q की वैल्यू हमने पुट करी थी तो IT आया था। अगर हम इसको ऐसा लिख दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, Z की वैल्यू हमें पता है E बाई एफ होता है, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, E बाई एफ। ओके, उसके बाद क्या होगा भैया, E बाई एफ और IT आ जाएगा, अपना I और T आ जाएगा, कोई दिक्कत। अरे Z की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। ओके, तो अगर हम लोग इसको देखें तो इनमें भी तो रिलेशन निकल रहा है, W और E ये भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आया समझ में। तो बस इसी की हम लोग हेल्प लेने वाले, ध्यान रखना, इसी की हम हेल्प लेने वाले हैं यहाँ पर। वैसे तो आप लोग इसको बिना उसके भी कर सकते हो, एक काम करते हैं, आपको बिना उसके करके दिखाते हैं, बिना फर्स्ट लॉ की हेल्प लेके करके दिखाते हैं, फिर फर्स्ट लॉ की हेल्प से आपको करके दिखाते हैं इसको। देखो, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अब क्या करेंगे हम लोग, इस E को इसके अपॉन में ले आएंगे, इसके अपॉन में ले आएंगे। समझो इस चीज को, आप चाहो तो कुछ कांस्टेंट ले सकते हो, मान लो एक के कांस्टेंट लेकर आप लोग ऐसा कर लो, पहले W इज इक्वल्स टू के
और फिर आप लोग लिख लो ई। ओके, तो इस ई को इसके अपॉन में ले आओ, ये इसके अपॉन में आ गया, ये आपका कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, मैंने कांस्टेंट लिख रखा है, आप लोग चाहो तो के लिख सकते हो, ये कांस्टेंट आ गया। अगर आप लोग मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो भी वेट निकालना चाह रहे हो किसी भी एक मेटल रोड का, तो पहले का क्या निकलेगा, W1 अपॉन E1 निकलेगा। ठीक है, नाम दे दिया अपने W1, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आने वाला वो भी E1 आने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड रोड की, तो उसका क्या निकलेगा, W2 अपॉन E2। अरे ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये दोनों सेम ही तो आने वाले हैं, आया समझ में। तो इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हो, और इसको आप उलट पुलट कर दीजिए, W1 के अपॉन में W2 ले लीजिए, और E1 को इधर भेजिए, तो E1 अपॉन E2, और ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होता है। अब हम थोड़ी फर्स्ट लॉ की हेल्प लेते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ में ये बोलता है जेड आई टी, कौन आई थी, जेड आई टी। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कौन आई थी, जेड आई थी, कौन आई थी, जेड आई थी। उससे भी आप लोग याद कर सकते हो, तो डब्ल्यू, इसको आप लोग लिख लो ई बाई क्यू, ई बाई एफ। ओके, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आई टी लिखोगे, आई टी लिखोगे। अगर आप लोग बोल रहे हो कि सेम चार्ज हमने पास किया तो टाइम भी लगभग सेम ही लगेगा, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको बोल देते हैं 1, इसको हम लोग अगर 1 बोल दें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, E1। फराडे तो कांस्टेंट होता है, फराडे तो कांस्टेंट होता है। अब एक काम करते हैं, आईटी को पूरा क्यू ही लिख लेते हैं, और क्या, आईटी को हम लोग क्यू ही लिख लेते हैं, क्योंकि इतना लिखेंगे तो बार बार क्या मतलब, तो इसको हम डायरेक्ट क्यू भी तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्यू के इक्वल तो होता ही, ये क्यू के इक्वल हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि चार्ज सेम है तो क्यू भी सेम होगा। ओके, तो अब आप लोग समझ रहे हो इस चीज को। अगर हम लोग W2 के लिए निकाल के देखते हैं, तो W2 के लिए क्या निकलेगा, यहाँ पर E2 हो जाएगा इसके लिए, और F तो फिर कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद Q क्या आएगा, Q भी सेम रहेगा भैया। ओके, Q इसके लिए सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज तो हमने सेम पास किया है। अब इसके अपॉन में इसको रख दो, इसके अपॉन में इसको रख दो, तो अब क्या होगा, किससे क्या कट जाएगा, ये से ये गया, ये से ये गया, ये से ये गया। बताओ क्या बचा, W1 अपॉन W2, E1 अपॉन E2। देख लो सेम बात है, ये भी आप लोग किसी से भी करके देख लो, आने वाला यही है, आने वाला यही है। तो इस प्रकार से अपना जो फराडे का सेकंड लॉ था वो भी कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ओके, दो कंटेनर हम यूज कर रहे हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन अ सीरीज, ये किस में कनेक्ट होगा, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में जो चार्ज होता है वो सेम होता है। द मास डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो जो मास होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। चलो, तो इस प्रकार से वो जो टॉपिक था अपना वही फिनिश हो चुका है। अब अपना सेकंड लास्ट टॉपिक जो बचा है, ये वाला बचा है, इसको देख लो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, तो इसको समझते हैं, इसको समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की, क्या होता है रेजिस्टेंस। तो आप लोग रेजिस्टेंस देखिएगा, व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द पाथ ऑफ करंट। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द पाथ ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कार्य में रुकावट। ठीक है, किसी भी चार्ज के बीच में जो रुकावट आती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो आप लोग भी समझते होंगे। अब बात करते हैं कंडक्टेंस क्या होता है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। ओके, रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को सी से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टेंस क्या आएगा, रेसिप्रोकल है, मतलब 1/R, 1/R ये हो जाएगा। आया समझ में, अरे रेसिप्रोकल का मतलब यही तो होता है। और कंडक्टेंस क्या होता है, एक्चुअल में कंडक्टेंस क्या होता है, मतलब कितना अच्छा ये कंडक्टिविटी शो कर रहा है चार्ज के लिए, मतलब कितनी अच्छी तरह से चार्ज को ये पास होने देगा। अगर हम बात करते हैं किसी मेटल की कि ये मेटल कितना अच्छा कंडक्टिविटी शो कर रही है, इसका मतलब क्या है, कितनी अच्छी तरह से करंट इसमें पास हो सकेगा, कितना कम इसके अंदर रेजिस्टेंस, जितना कम रेजिस्टेंस उतना अच्छा वो कंडक्टेंस शो करेगा। आया समझ में, तो ये होता है आपका कंडक्टेंस। चलिए आगे देखते हैं। कंडक्टेंस आपको समझ में आ गया, रेजिस्टेंस समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलता है, चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको रजिस्टिविटी भी बोलते हैं, इसको रजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो क्या होता है रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस ऑफर टू ऑल द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपको 1 ml का सॉल्यूशन लेना है। अगर आप लोगों को 1 ml का सॉल्यूशन लेना है तो कैसे लोगे, 1 ml का सॉल्यूशन ले लीजिए, उसके अंदर जितना भी रेजिस्टेंस आएगा उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे रजिस्टिविटी। मतलब नया नाम दे दिया, रेजिस्टेंस को रजिस्टिविटी बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब आप लोग 1 ml की बात करते हो, 1 ml आयन की जब आप लोग बात करते हो, 1 ml सॉल्यूशन के
बात करते हो, तब जाके रेजिस्टेंस को आप लोग रेजिस्टिविटी बोल सकते हो। 1 ml मतलब कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब, कोई तो बोलते हैं 1 ml। ओके, तो मान लो हमारे पास एक क्यूब है, देखो समझने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका यही होता है। आप लोग एक क्यूब मान के चलो, क्यूब के अंदर आपने मान लो रेजिस्टेंस निकालना है, रुकावट निकालनी, तो उस रुकावट को आप लोग क्या बोलोगे, उसी रुकावट को आप लोग बोलोगे रजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोला जाता है। कब बोला जाता है, जब आप 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हो या फिर 1 ml सॉल्यूशन की बात करते हो। सिंपल सी बात है। ओके, सिंपल सी बात है। चलो, तो आपको मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो, तो रजिस्टेंस तो आपको समझ में आया, रुकावट, रुकावट होता है। ओके, तो देखो जितना लंबा वायर होगा, जितना लंबा अपना वायर होगा, उतना ज्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा। समझ रहे हो इस चीज को, अगर ज्यादा लंबा वायर होगा तो वो ज्यादा रुकावट पैदा करेगा करंट के रास्ते में, छोटा सा वायर होगा तो कम रुकावट पैदा करेगा। तो जितना लंबा वायर होता है, ठीक है, जितनी उसकी लेंथ होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मतलब कि जितना ज्यादा, जितनी लंबी लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब देख लो सर, ये देखो यहाँ पर सरफेस एरिया। अब जितना छोटा एरिया होगा, जितना छोटा एरिया होगा, मतलब कि सरफेस एरिया जो होगा, जितना छोटा होगा, ओके, जितना छोटा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा। समझ लो, छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब आप क्या चाहते हो कि बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी तो आप लोग मोटे तार लेते हो। पतले तार क्यों नहीं यूज करते, पतले तार में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन जो मोटे तार होते हैं उनमें रेजिस्टेंस कम होता है। देखो, मान लो अपने आयन भाई, आयन देखो, करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, आयंस की वजह से फ्लो होता है, या फिर आप इलेक्ट्रॉन मान के चलो। तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, या एक तरह से ये समझ के चलो ये पाइप है। पाइप अगर पतला होगा, पाइप अगर पतला होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन भाई साहब कैसे निकल पाएगा आसानी से। ओके, इसको मूवेबल मूवेबल नहीं हो पाएगा ये। आ रहा है समझ में। तो अगर इसका साइज मोटा होगा, मतलब इसका जो एरिया होगा वो बड़ा होगा, तो आयंस आसानी से फ्लो हो सकेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने साइज बहुत छोटा रख दिया, साइज बहुत छोटा रख दिया, तो आयंस इतनी अच्छी तरह से फ्लो नहीं हो पाएंगे। और यही रीजन होता है कि आपको एरिया बड़ा लेना पड़ता है। ओके, तो जितना छोटा एरिया, मतलब इसको आप लोग 1/A के लिख सकते हो, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो अब इनको मिला जुला कर आप क्या बोल सकते हो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। एल आपका एरिया, ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एल मतलब लेंथ, ए मतलब आपका एरिया। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको समझा दिया मैंने यहाँ पर। तो बस इसी से आपका क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलने वाला है। वैसे ही आपको पता होगा, मैंने आपको ज्यादा ही समय वेस्ट कर दिया यहाँ पर, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है। चलो, जिनको नहीं पता होगा वो भी सीख गए होंगे। तो आर क्या होगा, एल बाई ए। ओके, एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट उसको हटाया तो एक कांस्टेंट आने वाला है। तो कांस्टेंट कौन सा आता है अपना, रो आता है। ओके, अरे कुछ भी नाम दे दो, एक अपना कांस्टेंट होता है और क्या, तो रो भी एक कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं रो। इस प्रकार से पी जैसा सिंबल होता है, सांप जैसा। ओके, इसको बोलते हैं रो। ओके, तो क्या बन गया आपका, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है, फिजिक्स में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये चीज समझ ली तो। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर देखो, रो एल बाई ए। रो क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। एल क्या है यहाँ पर, लेंथ है। उसके बाद ए क्या है, एरिया है। एरिया आपको कम लेना है, लेंथ आपको ज्यादा, मतलब कि एरिया जितना छोटा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, लेंथ जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ओके, चलिए, समय हमने ज्यादा दिया लेकिन आपको समझ में व्यवस्थित तरीके से आ गया, ये जरूरी है। समय मायने नहीं रखता अगर आपको समझ में आता है तो। ओके, आगे देखो, आगे सेल कांस्टेंट, ये एक टर्म है जो आपको आगे जाके काम आएगी, वैसे मतलब अगली स्लाइड में आपको काम आने वाली है। सेल कांस्टेंट, ये क्या होता है सेल कांस्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द इलेक्ट्रोड, इट इज डिनोटेड बाय बी। देखो, सिंपल सी बात ये है, लेंथ और एरिया, इन दोनों के बीच में जो रेशो बनता है, लेंथ और एरिया के बीच में जो रेशो बनता है उसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। एल बाई ए क्या होता है, एल अपॉन ए, इसी को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। बस बात खत्म। एल बाय ए दिखा तो इसका मतलब क्या है, ये है आपका सेल कांस्टेंट। ओके, सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखो, अब मैंने आप लोगों के लिए ये भी बना रखा है सुविधा के लिए, रेजिस्टेंस को आर बोलते हैं, कंडक्टेंस को सी बोलते हैं। इनकी यूनिट लिख रखी है हमने। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। कंडक्टेंस जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स होता है ये। ओके, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है तो इसकी यूनिट उल्टी कर दो, ओम है तो ओम का उल्टा क्या होगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। इसको एक और नाम से जाना जाता है साइमन।
क्या नाम से जाना जाता है, इसकी यूनिट को साइमन भी बोला जाता है। ओके, क्योंकि जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकली तो होता है रेजिस्टेंस के, जितना कम रेजिस्टेंस उतना अच्छा कंडक्टेंस शो करेगा वो। उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी आपको समझा दी है मैंने कि 1 ml के जो सॉल्यूशन में जो रेजिस्टेंस आएगा उसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी। ओके, तो इसको डिनोट किससे करते हैं, रो से करते हैं। रो क्या होता है, RA/L होता है। ओके, अरे रो निकालना है आपको तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो, मैंने आपको R बता दिया, ये R था, तो R से अगर आपको रो की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सभी को इधर पहुंचा दो। इस तरह से आप लोग रो की वैल्यू अलग से निकाल सकते हो। ओके, तो रो भी अपना हो गया, रो मतलब रेजिस्टिविटी हो गया। ओके, चलिए अब बात करते हैं कप्पा की, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, अभी हम लोग क्या क्या देखा था, कंडक्टेंस देखा था। जिस प्रकार से रेजिस्टेंस आया था तो रेजिस्टिविटी आ गई थी, उसी प्रकार से अगर कंडक्टेंस आया था, ठीक है, कंडक्टेंस मतलब कंडक्टेंस आया था तो अब क्या आएगी, कंडक्टिविटी आ जाएगी, इसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बस ये बात है यहाँ पर, रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस के लिए कंडक्टिविटी। सिंपल सी बात ये है कि जितना कंडक्टेंस 1 ml 1 ml मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होगा, वही हमारा क्या होगा, वही हमारी कंडक्टिविटी होने वाली है। देखो कितनी सिमिलर चीजें हैं ये दोनों। जितना ज्यादा कंडक्टेंस मतलब जितना कंडक्टेंस एक 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितना रेजिस्टेंस होने वाला है, सॉरी कंडक्टेंस होने वाला है, उसी को बोलेंगे कंडक्टिविटी। बताओ कुछ नई चीज है क्या इसमें, नहीं है। ओके, तो जो जो हमारा कंडक्टेंस था वो क्या था, वो था 1/R, था कि नहीं था, था ये। उसी प्रकार से जो अब आने वाला है कंडक्टिविटी, कप्पा जो आने वाला है वो किसके रेसिप्रोकल होगा, वो होगा आपका रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल, 1/रो के रेसिप्रोकल होने वाला है। ये बात समझ लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रितेश भगत आप लोग ध्यान से सुनना ये बात, ये अगर आपको समझ में आ गई तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है। देखो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के, और कप्पा क्या होगा, कप्पा अपनी कंडक्टिविटी, ठीक है, ये किसके रेसिप्रोकल होगी, ये होगी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल। ओके, तो बस इतनी सी बात होती है, ठीक है। तो जो कप्पा होगा वो किसके रेसिप्रोकल होगा, 1/रो के रेसिप्रोकल होने वाला है। ओके, तो रो की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने देखा RA/L होती है, RA/L होती है। ओके, तो बस इसी को उलट पुलट कर देते हैं, एल ऊपर जाएगा तो 1/R L/A हो जाएगा। उसके बाद अभी हमने देखा 1/R क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। जैसे यहाँ पर देख लो, आप यहाँ समझो 1/R क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। ये दिख रहा होगा आपको नीचे कंडक्टेंस, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पर 1/R क्या होता है, अपना कंडक्टेंस होता है, तो ये कंडक्टेंस लिख लिया। L/A क्या होता है, L/A होता है सेल कांस्टेंट। अभी हमने बात करी थी कि सेल कांस्टेंट आगे आने वाला है, तो L/A क्या होता है, आपका सेल कांस्टेंट होता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक में भी दे रखा है कि आप लोग रिलेशन निकालो सेल कांस्टेंट और कप्पा के बीच में, मतलब कंडक्टिविटी के बीच में आप लोग रिलेशन निकालो, तो आप निकाल सकते हो। बस यही है आपका एक्सप्रेशन। ओके, चलो तो ये भी फिनिश हो गया अपना। अब कुछ ही टॉपिक आपके बाकी है, थोड़ी देर और सब्र बनाए रखो आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। बताओ 2 घंटे के अंदर अंदर अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत बड़ी बात होती है ये। चलो अगला टॉपिक है मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी, तो अभी हमने देखा कंडक्टिविटी, अभी है मोलार कंडक्टिविटी। ये क्या बात है, क्या नई बला है कंडक्टिविटी, ये भी कंडक्टेंस ही है। देखो कंडक्टिविटी हो गई, कंडक्टेंस हो गई, लगभग सिमिलर चीज है। कंडक्टिविटी क्या होती थी अभी हमने देखा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितना सारा कंडक्टेंस होगा वो कंडक्टिविटी कहला जाएगी। मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितनी सारी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस होगा वो उसकी कंडक्टिविटी कहला जाएगी। बात सिंपल है, नाम क्या लिखा है, मोलार। तो यहाँ पर देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितना सारा कंडक्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, आपका कंडक्टिविटी कहलाने वाला। चलो इसको पढ़ते हैं। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन द वन इलेक्ट्रोड एट अ यूनिट डिस्टेंस अपार्ट एंड कंटेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक बात और आपको ध्यान देने वाली होती है यहाँ पर, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ये बात तो हमको समझ में आ गई कि ये कहीं ना कहीं कंडक्टेंस ही है, कहीं ना कहीं ये कंडक्टेंस ही है, लेकिन कब, केप्ट बिटवीन वन इलेक्ट्रोड एट यूनिट डिस्टेंस। जो हमारी इलेक्ट्रोड थी, इलेक्ट्रोड जो थी हमारी, वो कितनी दूरी पे होनी चाहिए, 1 यूनिट की दूरी पे होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर क्यूब की दूरी पर ये होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये होनी चाहिए। उसके अलावा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करना चाहिए। बस इतनी सी कंडीशन है और ये आपकी खत्म हो गई मोलार कंडक्टिविटी भी। मोलार कंडक्टिविटी होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा, इसको बोलते हैं लेमडा, उल्टा वी को बोलते हैं लेमडा, और यहाँ पर एम लगा दो तो लेमडा एम क्या हो जाएगी, आपकी मोलार कंडक्टिविटी हो जाएगी। ओके, बाकी इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, लेमडा एम कप्पा इंटू वॉल्यूम, लेमडा एम कप्पा इंटू वॉल्यूम। अब ये वी क्या है यहाँ पर, वी मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपको कितनी लेनी है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपको वॉल्यूम लेनी है, यही तो वॉल्यूम निकालनी है आपको।
ओके, तो अगर आप लोग इसकी हेल्प से निकालने जाओगे तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। वन वॉल्यूम ऑफ विच कॉन्टेंट वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप लोग इसको सोल्व करोगे, मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ, ठीक है, आपको एक वर्क दे रहा हूँ, इसको निकालने की कोशिश करना। ओके, मोलारिटी आपको पता है क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होती है। तो इसको निकालने की आप लोग कोशिश करना, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप लोगों को फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से आने वाला है, लेमडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, लेमडा इंटू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आने वाला है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, बहुत ईजी है, आप लोग करके देखना, आपके लिए होमवर्क है। ओके, नोट्स आपके लिए अपलोड कर दिए हमने एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप पर, आप लोग देख सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर। देखो मोलर कंडक्टिविटी जैसी थी, अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी समझ में आ गई तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको अगली 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वहां पर 1 मोल की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट की बात करते हैं, मतलब कि कंडक्टेंस जो कि वन ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर होने वाला है। ओके, वही आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाने वाला है। उसी प्रकार से इसको सोल्व करना है, कप्पा इंटू वॉल्यूम करना है, लेकिन वॉल्यूम कितनी होगी यहाँ पर, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और फिर आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, एन क्या है यहाँ पर, नॉर्मलिटी, वहां पर हम लोग मोलारिटी की टर्म में ला रहे थे, यहाँ पर किसमें आएगा, नॉर्मलिटी की टर्म्स में आने वाला है। चलिए अब हमारा कुछ एक टॉपिक और बचा हुआ है, मतलब यही टॉपिक है, इसको भी देख लो फटाफट। देखो थोड़ा बहुत आप लोग वेट कर सकते हो यार, आप लोग आज मतलब इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आपको अच्छे से ही पढ़ा दें इसको ना। तो ये मत सोचना कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, टाइम पे आप लोग फोकस मत करो, कुछ नहीं करोगे मुझे पता है आप लोग। ओके, अब जाके सोओगे ही सही, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसके बारे में हमने वेरिएशन निकालना है, वेरिएशन निकालना है, समझो इस चीज को। हम लोग करने क्या वाले हैं, हमने अभी तक बहुत सारी टर्म पढ़ रखी है, ठीक है, कंडक्टिविटी हो गई, मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे पता है आपको, चलो थोड़ा सा आपको मूड फ्रेश कर देते हैं, बहुत देर होगी पढ़ते पढ़ते। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, पानी डालेंगे इसके अंदर। अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ पानी डालना है, पानी निकालना नहीं, पानी डालना है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, पानी डालेंगे। एक आपको जोक सुनाता हूँ मैं, आपने कभी ना कभी सुना होगा कि जब पानी डालते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, पानी डालने से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। अरे मान लो आपके पास शक्कर के दाने थे, 4-5 शक्कर के दाने थे। ओके, अब आपने क्या किया, उसमें पानी ज्यादा, मान लो इतना पानी था पहले से, आपने पानी और डाल दिया, तो अब बताओ, अब उस पानी की जो शक्कर था वो कम, अब उसके लिए सॉल्यूशन ज्यादा आ चुका है। ओके, मतलब कि उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, अब इतना सारा पानी डाल दिया आपने तो उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो चुकी है। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पानी पीने से कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, मतलब पानी पियोगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, मतलब ये हमने क्या देखा था कि अगर पानी डालते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। लेकिन इसको लोगों कुछ गलत तरीके से लेते हैं कि पानी पीने से कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो इसलिए हमें पानी कम पीना चाहिए। तो वो कंसंट्रेशन अलग होती है, ये कंसंट्रेशन अलग होती है। कंसंट्रेशन का मतलब ध्यान भी होता है, ध्यान। ओके, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पानी ज्यादा पीने से ध्यान कमजोर होता है, अपना कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। तो ये सिर्फ जोक है, जोक को जोक की तरह रहने दो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ओके, तो ये बात कंफर्म है कि अगर आप पानी डालोगे तो डाइल्यूशन होता है उसका, अगर आप लोग डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, पानी उसमें ऐड कर देना। ओके, पानी डालोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होती है अपनी, इंक्रीज होती है, वॉल्यूम अपनी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर पानी डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताओ, बढ़ेगी ना वॉल्यूम अपनी, तो वॉल्यूम हमेशा बढ़ती है। उसके बाद वॉल्यूम तो बढ़ी, उसके साथ जो कंसंट्रेशन होगी वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इसको एक तरह से वो समझ सकते हो आप लोग। मान लो आपके घर में अभी आप लोग 2 मेहमान हो, आपके, चलो दो नहीं 4 मान लो, आपकी मम्मी पापा, आप और आपका भाई। अब मान लो घर में बहुत सारे मेहमान आ गए, जब शादी वगैरह होती है घर में, ठीक है, अपने घर में वगैरह कभी शादी वादी होती है भैया भाभी की, तो क्या होता है, उस समय आपकी वैल्यू कम हो जाती है, आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। घर में इतने सारे मेहमान होते हैं कि आपके बारे में कोई पूछता तक नहीं है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आती है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है कुछ डालने से, अगर आप लोग पानी डालोगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन, बोलते हैं डाइल्यूशन कर दो। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन उसकी डिक्रीज कर दो। तो डाइल्यूशन अगर आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन जो होगी, CONC कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है अपनी, डिक्रीज होती है। ये 3 टर्म आपको पता होनी चाहिए, डाइल्यूशन करोगे वॉल्यूम आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है, वॉल्यूम आपकी इंक्रीज होगी और कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज होगी। चलिए, तो मजाक मजाक में अपन ने बहुत सारी चीजें सीख ली, अब आप लोग को इसको निकालना है। देखो अपन लोग इसको अब देखने वाले हैं, कंडक्टेंस के ऊपर देखने वाले हैं।
कंडक्टेंस समझ में आया, कंडक्टेंस क्या होता है? ठीक, कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो कंडक्टेंस में क्या होगा, अगर हम लोग पानी डालेंगे तो क्या होगा कंडक्टेंस के ऊपर? जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं कंसंट्रेशन हमारी डिक्रीज होती है, वॉल्यूम हमारी इंक्रीज होती है। वॉल्यूम इंक्रीज हुई मतलब कि नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए, ठीक है, आयंस इंक्रीज होना मतलब कंडक्टेंस बढ़ जाना। आयंस इंक्रीज होना मतलब कंडक्टेंस बढ़ जाना। तो इस प्रकार से जो कंडक्टेंस होता है वो इंक्रीज होता है। मतलब अगर आप लोगों ने कंडक्टेंस निकालना, अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टेंस अपना इंक्रीज होता है। अगर आप डाइल्यूशन करते हो मतलब पानी डालते हो तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। इसमें आयन नहीं थे पर पानी डालने के बाद आयंस बढ़ जाएंगे, इसलिए कंडक्टेंस क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग में भी क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। तो आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि अगर आप लोग पानी डालते हो डाइल्यूशन करते हो तो कंडक्टेंस आपका इंक्रीज होता है। उसके बाद कंडक्टिविटी की बात करते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है मतलब कि एक वन वन एम एल सोल्यूशन के अंदर, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जितना सारा कंडक्टेंस होता है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, कप्पा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग पानी डालोगे तो क्या होगा? पानी डालने के बाद इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ साथ ये क्या होगा? कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, वॉल्यूम भले इंक्रीज हुई, लेकिन इसकी जो कंसंट्रेशन है 1 ml की, आयंस भले ही सेम रहे, आयंस तो सेम है लेकिन इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो चुकी है। और अब कंसंट्रेशन भाई साहब की डिक्रीज हो गई तो इसकी बात कौन पूछेगा? समझ रहे हो इस चीज को? मतलब किसी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, कंसंट्रेशन इसकी डिक्रीज हो गई। अब आपने पानी डालने पर डेंसिटी तो कम हो गई पर अब आयंस उतने ही रहे और सॉल्यूशन बढ़ गया जिससे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। देखो हम क्या बात करते हैं जब भी कंसंट्रेशन की बात करते हैं, मतलब कि कंडक्टिविटी की बात करते हैं कि कंडक्टिविटी की एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस 1 ml होते हैं। तो आयंस तो क्या हुए? पानी डालने के बाद आयंस तो उतने ही रहे, लेकिन इस अगर आप लोग इस पर्टिकुलर एरिया में देखोगे तो यहाँ से आयंस कम हो गए, यहाँ से आयंस कम हो गए, ये इस साइड चले गए, ये इस साइड चले गए। मतलब कि अगर आप लोग कंडक्टिविटी कर देते हो, डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी आपकी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ओके, डाइल्यूशन करने से यहाँ पर क्या होगा? कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करते हैं। ओके, तो ध्यान रखना ये बात। चलो तो दो बात हो गई, लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, मतलब लास्ट दो के बाद ऊपर बात करते हैं। मोलार कंडक्टिविटी होता है और एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है। तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि अगर आप लोग डाइल्यूशन करते हो, वैसे आप पढ़ के देख सकते हो लेकिन मुझे पता है आप लोग बोर हो गए होंगे तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी बता देता हूँ आप लोगों को। जब भी आप लोग डाइल्यूशन करते हो तो जो मोलार कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? वो इंक्रीज होती है। ओके, वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्ट, इस शॉर्टकट में आप लोगों को मैंने बता दिया। कंडक्टिविटी इंक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, और मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये भी इंक्रीज होगी। ओके, अब अपने पास इतना समय नहीं है कि इनको अपन बारीकी से समझें, तो अगर आप चाहो तो पढ़ के देख सकते हो नोट। तो बातें बहुत हो चुकी है, आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। चलिए, तो कहाँ पर थे हम लोग? हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, मोलार कंडक्टिविटी जो होती है। ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये दोनों डाइल्यूशन करने के साथ इंक्रीज होती है। चलो मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको वैसे भी, क्योंकि अब थोड़ी एनर्जी मुझ में भी आ चुकी है और आप लोग भी सुन सकते हो मेरे हिसाब से। तो मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये दोनों इंक्रीज हो सकती होगी। क्यों होगी? देखो अपने को ये पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है, कप्पा जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो ये तो कप्पा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो होना तो ये चाहिए था कि ये डिक्रीज हो जाए। लेकिन एक बात और भी तो देखो कि ये मोलारिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मोलारिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी भी किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, पता है? वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अरे एन बाई वी लिखते हैं अपन लोग, एन बाई वी लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम अगर आप लोग इंक्रीज करोगे, क्योंकि डाइल्यूशन करने से हमारे वॉल्यूम इंक्रीज होती है, पानी डालने से वॉल्यूम हमारी इंक्रीज होती है। वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज तो ये क्या होगा? मोलारिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। लेकिन मोलारिटी ये डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी तो ये इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब दो फैक्टर यहाँ पर लड़ झगड़ रहे हैं। एक है अपना कि कप्पा और एक है अपना वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम अगर डाइल्यूशन करते हैं तो कप्पा डिक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो हो ये सकता है कि या तो वॉल्यूम डिक्रीज, मतलब कि जो मोलार कंडक्टिविटी है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, या तो ये डिक्रीज हो जाए, या इंक्रीज हो जाए। डिक्रीज कौन सा फैक्टर कर रहा है? वो कर रहा है कंडक्टिविटी वाला, मतलब कप्पा वाला। इंक्रीज कौन सा वाला फैक्टर कर रहा है? इसको वॉल्यूम वाला फैक्टर इसको इंक्रीज कर रहा है। ओके,
लेकिन एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि कौन सा वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, फैक्टर जो डोमिनेट कर रहा है एक्सपेरिमेंटली, लेमडा एम और लेमडा ई जो होता है वो डिपेंड करता है मोलारिटी और नॉर्मलिटी के ऊपर। मोलारिटी, सॉरी, मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी के ऊपर, वेरी सही, सही है बिल्कुल, मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डेल्यूशन भी, मतलब डेल्यूशन करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा और मोलारिटी और नॉर्मलिटी भी इंक्रीज होने वाले। ओके, ये तरीका है, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको थोड़ा पढ़ के देख लेना आप लोग, बहुत सिंपल भाषा में लिख रखे हैं मैंने। ओके, तो आप लोग पढ़ के देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। और आपको सिर्फ शॉर्ट में देखना है तो शॉर्ट में भी लिख रखा है यहाँ पर। इन शॉर्ट में इतनी सी बात करी हमने, डायल्यूशन इंक्रीज होता है, अगर आप लोग डायल्यूशन करते हो तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, वॉल्यूम आपकी इंक्रीज होती है, कंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेमडा एम लेमडा ई जो होता है वो इंक्रीज होता है। चलो, अगला टॉपिक है कोलरोस्ट लो। कोलरोस्ट लो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझते हैं इस चीज को, कोलरोस्ट लो क्या होता है। कोलरोस्ट लो क्या होता है? Molar conductivity at infinite dilution for any strong or weak electrolyte is equal to the sum of the molar conductivity of its cation and anion at infinite dilution, with each cation and anion multiplied by the number of that cation and number of that anion present in the volume of electrolyte। समझ में तो कुछ आया नहीं होगा, है ना? तो समझते हैं यहाँ पर अच्छे से, क्योंकि डेफिनेशन में एक बार में समझ में किसी को नहीं आता है। मान लो आपके पास एक बड़ा सा टैंकर है, बड़ा सा टैंकर है, ओके, मतलब घर की जो टंकी होती है वही मान लो, ओके, बड़ी सी जो टंकी है आपकी जिसमें पानी होता है, मान लो आपने इसमें एक चुटकी नमक डाल दिया, एक चुटकी नमक आपने इसमें डाल दिया, तो बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा इसके अंदर? ये समझ के चलो आप लोग कि आपके पास एक टंकी थी, टंकी में एक चुटकी नमक पहले से था, उसके अंदर आपने पानी इतना डाल दिया, मतलब टंकी को पूरा फुल कर दिया। तो अगर आप लोग एक गिलास पानी इसमें से निकालोगे, मतलब यहाँ से नल होगा, नल में से अगर आप लोग एक गिलास पानी निकालोगे, तो क्या उस एक गिलास पानी में नमक का टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? चलो रितेश आप बताओ, क्या उस एक गिलास पानी में नमक का टेस्ट आएगा या नहीं आएगा? रितेश, क्या लगता है आपको? रितेश क्लास में हो? चलो सुमित आप बताओ, सुमित आपको क्या लगता है, अगर हमारे पास एक टंकी है, टंकी में पानी है और हमने एक चुटकी नमक उसमें डाल रखा है, तो क्या उस एक चुटकी नमक का स्वाद हमें उस एक गिलास पानी में मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर बहुत कम मात्रा में, कुछ ना के। हाँ ठीक है, ना के समान मतलब कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो करके देख सकते हो अपने घर में, नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डायल्यूशन। हाँ सर वही। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, मतलब लगभग आपने सही बोला, आपने बिल्कुल करेक्ट बोला है। ओके, वैसे इतना करेक्ट बोलते नहीं है, बोलते ना कुछ लोग कि इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए, तो आपने बिल्कुल करेक्ट बोला है कि ना के बराबर आपको स्वाद मिलने वाला है। आप मना नहीं कर सकते, ठीक है, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ 0.000 ऐसे करके बता सकते हो आप, कुछ ना कुछ स्वाद तो आपको नमक का मिलेगा। ओके, आजकल तो पानी भी ऐसा आ गया है, बिल्कुल क्या बताएं, नमक वाला पानी। चलो ठीक है, तो आपने क्या किया पता है, आपने नमक में पानी डाला कितना, बहुत सारा, मतलब उसको डाइल्यूशन कितना कर दिया आपने, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। तो इसी की हम बात करने वाले हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब ये कंडीशन होती है। ओके, आया समझ में? चलो, तो अब इसको अपन अप्लाई करेंगे। चलो, तो अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट समझा जाए मैंने आपको, उस कंडीशन में अगर हमें किसी की भी इलेक्ट्रोलाइट निकालनी है, इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, उसको लिखते कैसे हैं? मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा बोलेंगे इसको, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो ये किसके इक्वल आती है? ये हम लोग निकाल सकते हैं इस प्रकार से कि आप लोग मोलर कंडक्टिविटी, देखो ये भी सिंबल उसी का होता है, लेकिन ये हम किसके लिए लगाते हैं, ये कैटाइन और एनाइन के लिए लगाते हैं। ठीक है, आयंस के लिए इसको यूज करते हैं और पूरे के लिए हम लोग उल्टा वी को यूज करते हैं। ओके, इतना आया समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, कैटाइन और एनाइन को दोनों को जोड़ देंगे, और अगर उनमें कुछ आयंस रहे, मतलब कि कुछ भी नंबर ऑफ कैटाइन नंबर ऑफ एनाइन रहे, तो उनको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसको एग्जाम्पल समझते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मतलब करने क्या वाले हैं, आपको बहुत सिंपल लगेगा, थोड़ा यहाँ पर देखना। चलो ये एग्जांपल नहीं, पहले ये वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको NaCl का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालना है, तो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, Na प्लस को निकालो और Cl माइनस को निकालो, बस Na प्लस और Cl माइनस दोनों को जोड़ दो, आपको मिल जाएगा NaCl। बताओ कितनी सिंपल सी बात है ये, और ये होता है आपका कोलरोस्ट लो, कि आप लोग क्या करो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसको निकालो,
केटाइन को निकालो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसको निकालो, एनाइन को निकालो, उन दोनों को आप लोग जोड़ दो। अगर आपके पास कुछ भी नंबर ऑफ केटाइन और नंबर ऑफ एनाइन हो तो आप उनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर, जैसे ये वाले एग्जाम्पल में, वहां पर तो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर H2CO3 हमारे पास, ठीक है। तो अगर इसको हमें देखना है तो क्या करेंगे, H2CO3 है, वो किस में ब्रेक होगा, 2H प्लस में ब्रेक होगा, और CO3 2 माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा, CO3 2 माइनस में आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो जो केटाइन होगा, जो हमारा केटाइन होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो H प्लस होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, केटाइन को यहाँ पर। एनाइन में क्या करेंगे, एनाइन में कुछ नहीं करेंगे, एनाइन में कुछ किससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना हमारे पास। तो कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन आ जाएगा, और इतना ही आपको लिखना होता है, और इसी को कोलरोस्ट लॉ बोलते हैं। बताओ कितना सिंपल है ये। ओके, चलिए, तो कोलरोस्ट लॉ भी ये हो गया अपना। एक बार एक काम करते हैं, डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं, डेफिनेशन कितनी सिंपल है बताओ। बहुत सिंपल, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो। देखो, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ओके ठीक है। मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये देखो यहाँ पर, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है या वीक हो सकता है, दोनों को कैलकुलेट कर देगा। कौन कर देगा, कोलरोस्ट लॉ कर देगा। मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू का साइन लगाया हमने, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इट्स केटाइन, सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इट्स केटाइन एंड एनाइन, किस समय पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उनके ऊपर भी आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन करना होगा। यहाँ पर देखो, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन विथ ईच केटाइन एंड एनाइन, जितना भी केटाइन होगा वो और एनाइन होगा, उनको आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है उसके रिस्पेक्टिव केटाइन और एनाइन के साथ। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ओके, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इससे अच्छी डेफिनेशन आपको मिल नहीं सकती मेरे हिसाब से तो। ओके, बहुत अच्छी डेफिनेशन अपने लिख रखी है इसके लिए। बस यही होता है आपका कोलरोस्ट लॉ। अब कोलरोस्ट लॉ की एप्लीकेशन देख लो आप लोग क्या क्या होती है। कोलरोस्ट लॉ की हेल्प से आप लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हो किसी भी वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए तो हर कोई निकाल सकता है, लेकिन वीक के लिए भी निकाल सकते हो आप लोग। उसके बाद आप लोग कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आप लोग यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये फॉर्मूला होता है उसका, आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, अपना जो अगला टॉपिक है वो है अपना बैटरीज एंड कोरोजन, जो कि 2022 एग्जाम के लिए रिड्यूस हो चुका है। ओके, ये आपका रिड्यूस हो चुका है। उसके बाद ये था अपना, चलो एक और टॉपिक अपना रह गया है, लास्ट वाला फाइनल टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बताती है, द सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम से क्लियर है, कोई सीरीज होगी यहाँ पर, जो भी अपने मेटल्स के आयन होंगे वो क्या होंगे, अरेंज रहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में अरेंज रहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये होती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन आपसे पूछी जाती है, तो यहाँ से आप लोग किसी का भी ईएमएफ निकाल सकते हो, डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। उसके बाद आप लोग फिजिबिलिटी बता सकते हो कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ओके, तो ये दो उसकी एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसकी। दिस सीरीज रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि क्या खास बात है इसकी, तो यहाँ पर जो भी सीरीज होती है वो किस में अरेंज होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म्स में ये अरेंज होती है। ओके, उसके बाद अगला टॉपिक आप ये लिख सकते हो कि जो सीरीज किसके किसके बेसिस पे बनाई गई है, किसका रेफरेंस लेके बनाई गई है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रेफरेंस लेकर ये बनाई गई है। ओके, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो हो चुका है अपना चैप्टर फिनिश। कितना टाइम हो चुका है, आज तो 9 बज गई अपनी। चलो ठीक है, तो इस तरह से अपना जो चैप्टर था वो हो चुका है फिनिश। रिकॉर्डिंग कर देते हैं स्टॉप।